हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? सर बताइए। डू आई एम ऑडिबल? यस, आवाज़ आ रही है। ठीक है जी, मेरी आवाज़ आ रही है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स क्या होते हैं। हमने इंट्रोडक्शन देखा था। तो व्हाट आर सॉलिड्स? एक मिनट लीजिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर सॉलिड्स, क्या होते हैं सॉलिड। ठीक। फिर हमने देखा किस तरह से सॉलिड जो है वो फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे। तो हमने देखा था कैसे हम बायो सॉलिड्स बनाते हैं, सिलिकॉन चिप्स बनाते हैं, जिनकी मदद से हम फ्यूचर देखते हैं। यहाँ पे सॉलिड जो है ऑब्वियसली हमारे फ्यूचर में भी बहुत यूज होने वाला है। ठीक। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड देखे थे, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड होते हैं। जनरली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड होते हैं, ये दोनों ही अरेंजमेंट के बेसिस पे बांटे जाते हैं। कि अरेंजमेंट कैसा है, मैंने आपको बताया था कैसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। दैट मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर रिपीट करता है एक लॉन्ग रेंज तक। वेयर एस जो आपके क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड होते हैं, याद होगा मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी। मैंने आपको बताया था कि जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो जनरली शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। और फिर मैंने आपको एक ट्रिक और बताई थी कि जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं, याद होगा मैंने आपको IAS एक ट्रिक बताई थी। उसमें आपको क्या बताया था? आइसोट्रोपिक एमोर्फस सॉलिड। IAS से याद रख सकते हैं आप। आइसोट्रोपिक होगा कौन? एमोर्फस सॉलिड। ठीक। ऐसे ही मैंने आपको बताया था जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे वो जनरली एनआइसोट्रोपिक। ठीक। तो AC से आप याद रख सकते थे। AC मींस एमोर्फस, सॉरी एनआइसोट्रोपिक। और कौन होंगे? क्रिस्टलाइन। ठीक। फिर जैसे ये मैंने ऑर्डर ही बताया था, ये एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। ठीक। और मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो है लाइट वगैरह पड़ेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पड़ेगा, तो किस तरीके से हर डायरेक्शन में सेम होगा और किस तरीके से वो हर डायरेक्शन में डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर मैंने बताया था कि आपके जो सॉलिड हैं इसमें किस तरीके से आपके जो ये पार्टिकल्स हैं ये किस तरीके से प्रेजेंट होंगे। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया है, जिसमें रेड वाला जो है वो सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ब्लू वाला है वो क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने इसमें देखा किस तरीके से यहाँ पे Na+ और Cl- का अरेंजमेंट। फिर मैंने आपको सूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था किस तरीके से ग्लास होती हैं, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जहाँ पे टेम्परेचर जनरली ज्यादा होता है, वहां पे जो ग्लास है ऊपर से जो है ग्लास आपको पता है विस्कस लिक्विड है, ये ऊपर से फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये एक सुपर कूल लिक्विड है, ये एक सूडो सॉलिड है। तो ये क्या होता है? ऊपर से थिन होना शुरू हो जाता है और नीचे की तरफ जमा होना शुरू हो जाता है। दैट मींस ग्लास जो है ऊपर से थिन पतला होना शुरू हो जाता है। और जब ये विस्कस लिक्विड है ये बहता जाता है तो ऊपर से बहकर ही नीचे की तरफ इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से जो विंडोज होती हैं, जो पुराने जो मटेरियल्स होते हैं, वो जो आपने देखा था मिल्की अपीयरेंस दिखने लगता है। तो ड्यू टू दिस विस्कस या फिर फ्लूइडिटी ऑफ ग्लास, तो इसलिए ग्लास को सूडो सॉलिड्स कहा जाता है। सूडो का मतलब आभासी, आभास किया जाता है कि ये भी सॉलिड है, बट जनरली दे आर लिक्विड। कैसे लिक्विड? सुपर कूल लिक्विड। ओके। फिर आपको बताया था किस तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड एक परफेक्ट कट देते हैं, जब उनको नाइफ से काटा जाता है तो एक परफेक्ट कट देते हैं, जबकि अमोर्फस सॉलिड एक इम्परफेक्ट कट देते हैं। फिर ऐसे ही हमने देखा था पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं। तो ये था मोनोक्रिस्टलाइन, एक जैसा क्रिस्टल होना। पॉलीक्रिस्टलाइन, एक से अधिक क्रिस्टल्स यहाँ पे मौजूद होंगे। और एमोर्फस, उसमें तो आपने देखा जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल भी एक जैसा नहीं होगा। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो एमोर्फस सॉलिड है, क्योंकि हमें एमोर्फस सॉलिड का यहीं पे जो है एंड करना था, क्योंकि जो चैप्टर आगे है वो सारा का सारा क्रिस्टलाइन बेसिस पे है। तो हमें एमोर्फस सॉलिड जो पढ़ना है उसका हमने यहाँ पे यूजेस भी देखा, किस तरीके से ग्लास जो है कंस्ट्रक्शन, हाउसवेयर, लेबोरेटरी में यूज होता है। ठीक है ना, ये आपको जनरल एग्जाम्पल है, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा रटने की हो सकता है। भाई एमोर्फस कौन होता है? ग्लास होता है, रबड़ होता है। तो ये सब कहाँ यूज होते हैं? आपको जनरली बेसिकली आपको जनरल डेली टू डेली लाइफ में आपको पता है इनका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है।
फिर इसके बाद एमोर्फस सिलिकॉन जो है, ऑब्वियस बात है फोटोवोल्टिक मटेरियल में यूज होता है। व्हाट इज फोटोवोल्टिक मटेरियल? आपने देखा है जो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगती है उनमें जब ये सनलाइट पड़ती है तो फोटोवोल्टिक दैट मींस फोटोन से या मैं बोलूं लाइट से वो वोल्टेज बनाती है, और ऑब्वियस बात है उससे आप सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारी, वैसे भी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो है गवर्नमेंट की बहुत सारी थिंकिंग है कि आगे आने वाले टाइम में हम 100 गीगावाट 175 गीगावाट जो है लाइट से सोलर लाइट से और सोलर लाइट से हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। तो सोलर लाइट से जो हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी है उसके लिए हमें फोटोवोल्टिक सेल चाहिए होंगे, और वो किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से बने होते हैं, ठीक है ना। लिथियम की बैटरी चाहिए उस करंट को स्टोर करने के लिए। तो वो सब क्या यूज है? वो सब अमोर्फस सॉलिड का यूज है, जो कि हम इन फ्यूचर देखेंगे। तो जनरली एक फोटोवोल्टिक सेल का यहाँ पे जो है सोलर सेल ये आपके सामने दिखाया है, इसमें वही सनलाइट पड़ रही है, कैसे ये लाइट को स्टोर करेगा इस सब कहानियां जानते हैं। फिर उसके बाद है क्लासिफाई द फॉलोइंग एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई थिंक लास्ट क्लास में ये सब मैंने आपसे डिस्कस कर दिया था, ठीक है ना। तो उसको एक बार प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको प्रीवियस क्लास में सारे के सारे आंसर दे चुका हूं, ठीक। आज पढ़ेंगे एक और तरीके से क्लासिफिकेशन। याद करिए हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि हम क्लासिफिकेशन दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर के बेसिस पे, ऑर्डर यदि लॉन्ग रेंज ऑर्डर है तो वे क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, ठीक। और यदि ये ऑर्डर शॉर्ट रेंज का है यदि ये ऑर्डर शॉर्ट रेंज का है तो ऑब्वियस है वो एमोर्फस सॉलिड होंगे, ठीक। तो आपने जस्ट वन लाइनर करके ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा ऑर्डर लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज के बेसिस पे। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स। उसके अंदर एटम कैसे प्रेजेंट है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे प्रेजेंट हैं, या फिर उसके अंदर आयंस कैसे प्रेजेंट है। इसके बेसिस पे एक और क्लासिफिकेशन आपकी बुक में दिया गया है। उसके रेस्पेक्टिव में अगर क्लासिफाई किया जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से आयनिक सॉलिड देखे जा सकते हैं, किस तरीके से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स देखे जा सकते हैं, किस तरीके से मेटेलिक सॉलिड देखे जा सकते हैं मेटेलिक सॉलिड्स देखे जा सकते हैं, और किस तरीके से कोवलेंट सॉलिड देखे जाते हैं। दैट मींस मैं कह सकता हूं कि किस तरीके के एटम उसके अंदर प्रेजेंट है, किस तरीके के आयंस उसके अंदर प्रेजेंट है, किस तरीके के मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट है। इसके बेसिस पे हम सॉलिड को और भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा वो पढ़ा था कि ऑर्डर कैसा है, लॉन्ग रेंज है शॉर्ट रेंज है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर चल रहा है तो क्रिस्टलाइन था, शॉर्ट रेंज ऑर्डर चल रहा है तो एमोर्फस। बट यदि मुझे पढ़ना है एटम्स कैसे प्रेजेंट है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, उसके अंदर आयंस कैसे हैं, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे आयनिक सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन सभी सॉलिड्स को पढ़ने से पहले, इन सभी सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें पढ़ाना चाहूंगा। वो क्या है? वो जस्ट बेसिक्स है। तो याद करिए क्लास 1 में मैंने आपको क्या बताया था, पहले हम बेस पढ़ेंगे। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तो हमें जो चीजें हैं उसको समझने में बड़ी दिक्कत है। तो पहले बेस को समझते हैं। देखिए हम जनरली समझते हैं कि आयंस कैसे बनते हैं। तो जनरली हम देखते हैं आयंस हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक जनरली हम जानते हैं कैटायन। कैटायन ऐसे आयन जिन पे प्लस चार्ज होता है। एक हम पढ़ते हैं एनायन जिसपे माइनस चार्ज होता है। तो जनरली आयंस बनते कैसे हैं तो हम देखते हैं, हम जानते हैं, बचपन से हमने पढ़ा है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? तो देखो मेटल की भी प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मेटल जिन्हें हम हिंदी में धातु भी कहते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं या मेटल कैसे देखे जा सकते हैं, मेटल को कैसे पहचाना जाता है? तो जनरली हम बचपन में पढ़ते थे कि मेटल वो होते हैं जिनका जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हीट कंडक्ट करते हैं, ठीक। इसके अलावा वो जनरली शाइनिंग होते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर लश्यर होता है, मेलेबल होते हैं, डक्टाइलिटी होती है। एक्चुअली दीज आर द, ये सभी उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, मेटल के गुण है। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट आर मेटल? मेटल धातु क्या होता है? तो सिंपल है, मेटल वे होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट सेल में, जिनके बाहरी कक्ष में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वे इन इलेक्ट्रॉन्स को देने की टेंडेंसी रखते हैं। दैट मींस मेटल आर दोस व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। तो मेटल वे होते हैं जिनकी क्षमता अपने इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को
देने की क्षमता होती है। मेटल आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू लूज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो चलिए, ये कोई मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में है, ये मेटल है, ये सॉलिड फॉर्म में। टेक्निकल ग्लिच, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मेटल सॉलिड फॉर्म में है, लेट अस से, ठीक। टेक्निकल ग्लिच, I have to see what the glitch is this. Okay, now glitch resolved. चलो, तो मेटल सॉलिड फॉर्म में होता है। यदि कोई सॉलिड मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, I have to see the glitch. What kind of glitch is this? Let's move to the class. पता नहीं क्या ग्लिच है बीच में। चलिए, तो जनरली हमारे पास कोई मेटल होता है और मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो मेटल कौन होते हैं? मेटल वे होते हैं जिनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन देने की होती है। दैट मींस दे हैव टेंडेंसी टू लूज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास क्षमता होती है कि ये अपने आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को दे दें, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास होते हैं नॉन मेटल्स। तो जनरली नॉन मेटल की क्या कहानी होती है? नॉन मेटल वे होते हैं नॉन मेटल वे होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन लेने की, अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन लेने की। चलिए, इसको एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। देखिए, सोडियम एक मेटल होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, Na सोडियम एक मेटल होता है। तो मेटल है तो ऑब्वियस बात है ये अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और अच्छे से जानने के लिए, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो आप जानते हैं इसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे अगली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसके आउटर मोस्ट में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने जनरली लुईस की थ्योरी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 7 ले ले या फिर 1 दे दे। तो ऑब्वियस बात है 7 लेना एक हार्ड टास्क है, 1 देना इजी टास्क है। तो इसलिए सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन दे देगा उसका ऑक्टेट जो है वो 2 8 से कंप्लीट हो जाएगा और सोडियम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जो Cl है, आपको पता है फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो उसका 287 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके पास टेंडेंसी है कि 7 इलेक्ट्रॉन ना देके 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ऊपर जो Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, ये इलेक्ट्रॉन जो लूज किया है मेटल है, क्योंकि मेटल के पास टेंडेंसी होती है कि अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को दे दे। ऐसी Cl क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल के पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने बाहरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो Cl जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लेगा, Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया और Cl पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो देखिए, Na पे है, सोडियम पे है प्लस चार्ज और Cl पे है माइनस चार्ज। तो प्लस 1 पे है, माइनस 1 पे है, तो प्लस और माइनस से जो बॉन्ड बनेगा, ऑब्वियस बात है वो बनेगा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कैसा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक। तो एक चीज हमें यहाँ से क्लियर होती है, एक चीज हमें यहाँ से क्लियर होती है कि आयोनिक बॉन्ड वहां बनेगा, आयोनिक बॉन्ड वहां बनेगा जहां पे एक पे प्लस चार्ज होगा, एक पे माइनस चार्ज होगा और प्लस और माइनस के बीच में एक फोर्स लगेगा। देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ लगता है? तो जनरली हमने पढ़ा है हमारे पास मैग्नेट होती है, मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा साउथ होगा। अगर आपको दूसरी मैग्नेट से अट्रैक्ट करनी है तो उस मैग्नेट का जो साउथ पोल है इसके नॉर्थ की तरफ लाना पड़ेगा। ऐसे ही जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल इसके साउथ की तरफ लाना पड़ेगा। दैट मीन्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, अपोजिट जो पोल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट जो पोल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा है, जस्ट अ मिनट। अपोजिट जो पोल है
वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से जो अपोजिट चार्ज है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट जो चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट। एक मिनट रुकिए, इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ, पता नहीं क्या ग्लिच है। हाँ जी, इस तरीके से अपोजिट जो चार्ज हैं वे भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑब्वियस बात है, ये अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट तो करते हैं, तो इन अट्रैक्शन में एक फोर्स लगता है और इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। बाकी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में इस बार क्लास 12th में फिजिक्स में भी आप देखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो यहाँ से हमें क्लियर आइडिया मिल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगा, जहाँ पे एक पे प्लस चार्ज होगा और एक पे माइनस चार्ज होगा। प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसे ही मैं कह दूं कि अगर दो अपोजिट पोल हैं तो उसके बीच में कैसा फोर्स लग रहा होगा, उसके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, उसके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। यदि चार्ज है, चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो ऑब्वियस है Na पे एक पे प्लस चार्ज है क्योंकि Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे प्लस चार्ज आता है। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया है, Cl पे माइनस चार्ज आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे प्लस चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे माइनस चार्ज आता है। प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, दैट मींस इनके बीच में जो फोर्स लगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब जरा यहाँ पे NaCl को देखिए, यहाँ पे NaCl के एग्जांपल को आप देखिए तो किस तरीके से NaCl आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखिए, एक आपका जो ये ब्लू वाला है, आपने देखा ब्लू वाला क्या है, Cl है, और ये जो रेड वाला है ये क्या है, Na। तो किस तरीके से Na और Cl एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो Cl है उस पर माइनस चार्ज है, तो Na पे क्या है, प्लस चार्ज है। तो ये प्लस माइनस आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दीज आर ज्वाइंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके बीच में आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के लिए कैसा फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो आयोनिक बॉन्ड के लिए क्या लग रहा है, आयोनिक बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ठीक, तो इतनी बात मुझे क्लियर होती है। देखिए, अब एक बात और यहाँ से हमें समझनी है, ये आयनिक सॉलिड के लिए भी ये बातें हमें यहाँ से समझनी है। और यहाँ पे एक चीज और समझनी है हमें, जब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड तो मॉलिक्यूलर में हम देखेंगे पोलर, नॉन पोलर, ठीक है ना। तो पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स देखेंगे। तो हमें उसमें यहाँ पे बात समझनी होगी कि मान लीजिए कोई ऐसी स्पीसीज है जिनमें प्लस और माइनस डेवलप हो जाए। क्या डेवलप हो जाए, प्लस और माइनस। तो क्लास 11 की कुछ बातों को जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े थे जिसमें क्लास 11 में कंसेप्ट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, अब इसको बस समझ लीजिए। जितना मेरे को पिछले साल का डाटा चाहिए होगा मैं आपको क्लास के बीच में वो बताता रहूंगा, ताकि मुझे आगे चीजें समझाने में आसानी हो। और यदि आप आगे वाली क्लास में ये भूल जाते हैं तो मैं आपको जरूर याद दिलाऊंगा कि पिछली क्लास में ये मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे कंसेप्ट को समझते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है कि कौन इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट करेगा। ऊपर के एग्जांपल को देखते हैं, आपके पास था Na और आपके पास था Cl। यदि मैं आपसे पूछूं Na और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो सिंपल सी बात है भाई, Na ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करा, Na ने तो इलेक्ट्रॉन को लूज करा। और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट Cl कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है, Cl जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो Cl पाएगा और Cl ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा और उस पे आया माइनस चार्ज। इसलिए हम देख रहे हैं Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम। Cl क्या होता है, Na से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसी के बेसिस पे एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है पॉलिंग।
पॉलिंग, आपको ये नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस कंसेप्ट को समझना है। तो पॉलिंग के अकॉर्डिंग उसने एक स्केल बनाया, जैसे आप चीजों को मेजर करने के लिए स्केल बनाते हैं, ऐसे ही इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मापने के लिए एक स्केल बनाया। उस स्केल के अकॉर्डिंग इसने कहा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में, जो आपके पास पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है काई से। इसको पढ़ते हैं काई, CHAI, ठीक है ना, एक्स नहीं है, काई है। इसको थोड़ा ऐसे एक्स की तरह बनाते हैं, बट ये जो उसका एक पोर्शन है, इसको एक्स को थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं, तो काई कहते हैं, CHAI, ठीक। तो काई काई के बेसिस पे ये काई को कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है काई। तो काई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। तो काई क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन है, बस इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना बोल के काई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसकी पीरियड इसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 4 होती है, वो 4 होती है, और वो 4 किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। इसके बाद आते हैं क्लोरीन और ऑक्सीजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है। इसके बाद आता है नाइट्रोजन। आपको बस कुछ कुछ याद करने हैं, जो मेन है वो आप याद कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियरली ये आइडिया मिलने लगेगा। तो भाई क्लास 12 पढ़ने से पहले क्लास 11 का आना भी बहुत जरूरी है। जैसे ऑब्वियस है, हम छोटे थे तो हमने ABCD पढ़ना सीखा होगा, ABCD के बाद हमने वर्ड्स को पढ़ना सीखा, छोटे छोटे वर्ड्स को जोड़ना सीखा, फिर उसके बाद हम सेंटेंस को जोड़ना सीख रहे हैं, और आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के जो सेंटेंस है उनको भी इजीली पढ़ लेते हैं, है ना। तो क्या है भाई, हर चीज के पीछे एक बेस है, बार बार इसी बात को बोलूंगा। आई नो हर चीज हार्ड लगती है, ये सारी चीजें आई थिंक आपके एक बार में समझ में ना आए, इसलिए आपके पास रिकॉर्डेड सेशन भी है कि आप उसको दोबारा से देखें, दोबारा से पढ़ें, दोबारा से समझें, ठीक। तो फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता फ्लोरीन के पास है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, और पॉलिंग के स्केल के अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 के बराबर होती है, और क्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, नाइट्रोजन की ऑलमोस्ट 3 होती है, ऑलमोस्ट 3 होती है, ठीक। फिर इसके बाद आपको याद रखनी कार्बन की, क्यों, क्योंकि हमें पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन केमिस्ट्री हमें पढ़नी है, तो कार्बन के बारे में पढ़ना है, तो कार्बन का भी याद होना चाहिए, जो होती है 2.5, जो होती है 2.5। इसके अलावा हमें याद रखना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एक मिनट, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये 2.1 होती है, इट इज 2.1। यस, इट इज 2.1, हाइड्रोजन की होती है 2.1। इसके बाद आपको याद रखना है, ये हाइड्रोजन से जिन जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले, ये सभी नॉन मेटल होते हैं। तो मैं ऊपर वर्ड बोल रहा था ना नॉन मेटल, तो ये सभी कैसे होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ये पता नहीं क्यों इतना ग्लिच कर रहा है, एक मिनट रुक जाइए बस, ये पेज ग्लिच नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। तो हाइड्रोजन से जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वे सभी नॉन मेटल्स होते हैं, वे सभी नॉन मेटल्स होते हैं, दीज ऑल आर द नॉन मेटल्स। और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से लेकर 1.7 1.7 के बीच में होती है, 1.7 के बीच में होती है, वे सभी सेमी मेटल्स होते हैं। सेमी मेटल्स का मतलब वे जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह काम कर रहे हैं, तो दीज आर द सेमी मेटल्स। ये अर्ध धातु होते हैं ना, सेमी मेटल्स होते हैं, दीज आर द सेमी मेटल्स। या फिर इसे मेटलॉइड्स भी काफी बुक कहती है, या काफी बुक इसे मेटलॉइड्स भी कहती है, ठीक। और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम होती है, वे सभी मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो क्या आइडिया मिला, इधर वाले 1.7 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का काम है इलेक्ट्रॉन देने का, इलेक्ट्रॉन देने का, इन सभी का काम है इलेक्ट्रॉन देने का, और इलेक्ट्रॉन देगा तो भैया प्लस चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने प्लस चार्ज आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन देगा +2, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है +3। ऐसे नॉन मेटल वालों का काम है, नॉन मेटल वालों का काम है इलेक्ट्रॉन लेने का। ये नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इनका आएगा माइनस चार्ज। तो अभी हमें एक आइडिया मिला कि मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं, ठीक। तो उसके बेसिस पे हमने देखा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर प्लस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर माइनस चार्ज, प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। और इस फोर्स से जो बन रहा है वो बॉन्ड बन रहा है, और वो बॉन्ड कैसा है? Na एक आयन है कैटायन, Cl एक आयन है एनायन, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बॉन्ड बन रहा है? इट इज द आयोनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बन रहा है? आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे हमें कंसेप्ट समझ में आया कि आयनिक बॉन्ड किस तरीके से बनेगा। इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट को समझना है। जैसे मान लीजिए आपके पास है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। आपने पढ़ा है HCl एक एसिड होता है, HCl में H है और Cl है। मान लीजिए आपके पास एक हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन। तो बॉन्ड में पहले एक बात क्लियर कर देता हूं, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है। आपने क्लास 10 से पढ़ा है कि जब दो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं और शेयरिंग से बना लेते हैं एक बॉन्ड। शेयरिंग से बनाते हैं एक बॉन्ड। दैट मींस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यदि ये दो इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, ये दो इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होंगे? बिल्कुल बीचों बीच। कहां प्रेजेंट होंगे? बिल्कुल बीचों बीच। व्हाई? बिकॉज ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली सेम होने वाली है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो दोनों की ही इलेक्ट्रॉन को खींचने की संभावना, टेंडेंसी जो है वो बराबर होगी। दैट मींस टेंडेंसी दोनों की ही इलेक्ट्रॉन को खींचने की बराबर होगी। यदि दोनों के ही इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बराबर है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? बिल्कुल बीचों बीच होगा। पर मान लीजिए यदि आपके पास HCl है, HCl में आपको पता है Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, 3.5 है, 2.1 है, लगभग लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। तो ये 1.5 गुना ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, और वो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? Cl की तरफ होंगे। दो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? Cl की तरफ होंगे। तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन Cl अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन Cl अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है उस पर आता है माइनस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर आता है प्लस चार्ज। बट यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रोजन ने Cl को इलेक्ट्रॉन दिया है, बॉन्ड नहीं टूटा है। इसलिए बॉन्ड नहीं टूटा है, बॉन्ड ना टूटने के लिए हम इस चार्ज को बोलते हैं पार्शियल चार्ज। क्या बोलते हैं? पार्शियल चार्ज। मान लीजिए अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं, बॉन्ड को तोड़ूंगा तो Cl दो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे अपने ऊपर ले लेगा, तो Cl पे आ जाएगा पूरा का पूरा माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा पूरा का पूरा प्लस चार्ज। बट मैं क्या कह रहा हूँ, बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा, और क्लोरीन जैसे इलेक्ट्रॉन की तरफ लेगा तो उस पर आएगा माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन देगा उस पर आएगा प्लस चार्ज। बट बॉन्ड टूटा नहीं है, इसलिए चार्ज को बोला जाता है पार्शियल। पार्शियल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये डेल्टा, जैसे हम डेल्टा का साइन बोलते हैं, तो इस डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ऐसे स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें हम इस तरीके से चार्ज को सेपरेट कर दे, इस तरीके से चार्ज को सेपरेट कर दे, उन सभी स्पीसीज को हम पोलर बोलते हैं। पोलर। भाई पोल का मतलब क्या होता है? पोल का मतलब क्या होता है कि भाई एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है। जिस तरीके से नॉर्थ और साउथ अलग अलग पोल है, इसी तरीके से एक प्लस चार्ज होगा और एक माइनस चार्ज होगा। ऐसी स्पीसीज जिन पे आप प्लस और माइनस चार्ज को बांट दें, उन स्पीसीज को पोलर बोला जाता है। उन स्पीसीज को पोलर बोला जाता है। तो पोलर को देखिए हमने दो तरीके से पढ़ लिया। पोलर स्पीसीज को हमने दो तरीके से पढ़ लिया। एक वो जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे Na ने पूरा इलेक्ट्रॉन दिया, Cl ने पूरा इलेक्ट्रॉन लिया, तो Na ने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस, Cl पाया माइनस। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें पूरा इलेक्ट्रॉन लेने पे और देने पे चार्ज बढ़ रहा है, ऐसी स्पीसीज को हम आयनिक बोलते हैं। आयनिक बोलते हैं। बट कुछ ऐसी स्पीसीज भी होंगी जो आयंस में नहीं टूटेंगी, जो आयंस में नहीं टूटेंगी, जैसे कि HCl। ये आयन में नहीं टूटा है, बट यहाँ पे अगर HCl को देखा जाए तो Cl पे क्या है? माइनस चार्ज है। हाइड्रोजन पे क्या है? प्लस चार्ज है। बट यहाँ पे चार्ज बटे हुए हैं, जैसे यहाँ प्लस माइनस पूरा बटा हुआ है, यहाँ प्लस माइनस पार्शियल बटा हुआ है। तो ऐसी स्पीसीज जिनमें चार्ज बटा दिख जाए, ऐसी स्पीसीज को पोलर बोला जाएगा। जिस तरीके से नॉर्थ पोल साउथ पोल बटे हमको पोल बोला जा रहा है, ऐसी स्पीसीज को पोलर बोला जाता है जिनमें चार्ज को आप सेपरेट कर सके। तो चार्ज को सेपरेट करने का हमने दो तरीके देख लिए हैं, एक मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर, कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी ऑब्वियस बात है वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगा देगा। ठीक। अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको बताने हैं क्या ये स्पीसीज पोलर होंगी या फिर ये नॉन पोलर होंगी। नॉन पोलर क्या है वो भी अभी आपसे चर्चा करता हूँ, बट आपको इन एग्जाम्पल्स को करके बताना है। इनको नोट कर लीजिए। ठीक। आपको बताने की पोलर होंगी या फिर नॉन पोलर, एनपी लिख देता हूँ, सॉरी, नॉन पोलर होंगी। ठीक। तो इसमें एग्जाम्पल आपके लिए लिख देता हूँ ये सारे, जैसे H2O, जैसे NH3, जैसे Cl2, ठीक, जैसे F2, ठीक है ना।
ये स्पीसीज आपको बतानी है क्या ये पोलर होंगी या फिर ये नॉन पोलर होंगी। ठीक, तो अब मैं आपसे चर्चा करता हूं कि नॉन पोलर स्पीसीज क्या होती है। नॉन पोलर स्पीसीज क्या होती है, नॉन पोलर स्पीसीज क्या होती है। देखिए, नॉन पोलर स्पीसीज वे होती हैं, वे होती हैं जिसमें हम इस तरीके से चार्ज को ना बांट पाए। कोई भी ऐसा तरीका नहीं हो पाएगा जिससे हम चार्ज को बांट पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास H2 है, डाई हाइड्रोजन, या मैं हाइड्रोजन गैस बोलूं, तो यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा होगा, और आपको मैंने अभी बताया एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, और दोनों ही हाइड्रोजन है तो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होगी। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होगी तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता दोनों की ही बराबर होगी, दोनों की बराबर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन को बराबर खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन दो आपको दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखेंगे, बिल्कुल जस्ट बीचों बीच। तो जब ये बीचों बीच दिखेंगे तो आप ऑब्वियस बात है इन इलेक्ट्रॉन से ये चार्ज को सेपरेट नहीं कर सकते। जब यहाँ चार्ज ही सेपरेट नहीं होगा तो ऐसी स्पीसीज जो पोलर ना हो तो वो कैसी होंगी, नॉन पोलर होंगी। दैट मींस जिसमें मैं चार्ज को सेपरेट ना कर पाऊं वे सभी कैसी होंगी, नॉन पोलर होंगी। सिंपल सी बात है। तो व्हाट आर द पोलर स्पीसीज, पोलर वे होंगी या तो कंप्लीट प्लस माइनस चार्ज हो, आयनिक हो, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। नॉन पोलर स्पीसीज में जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर नहीं होता है, जैसे H2 डाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर नहीं है बिकॉज बोथ आर द हाइड्रोजन एटम, दोनों ही क्या है, हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो इसलिए H2 क्या है, आपका नॉन पोलर स्पीसीज है। ठीक, तो आई थिंक आपका अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हमने देखा किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल को देखा जाता है, क्योंकि हमें पढ़ना है आयनिक सॉलिड, तो इसके लिए कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी था, इसलिए आपको ये कंसेप्ट में थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखा। फिर इसके बाद मॉलिक्यूलर स्पीसीज में हम पढ़ेंगे पोलर नॉन पोलर, तो वहां भी हमें समझना जरूरी है कि कौन सी पोलर स्पीसीज होती हैं और कौन सी नॉन पोलर स्पीसीज होती हैं। ठीक, इसके बाद हमें समझना है मेटेलिक सॉलिड, तो मेटेलिक सॉलिड जानने के लिए हमें जानना होगा क्या होते हैं मेटल, और ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे कोवलेंट सॉलिड, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और कोवलेंट सॉलिड्स बनाते हैं। हालांकि आपने पढ़ा है थोड़ा सा, यहाँ पे मैं आपको बॉन्ड का कंसेप्ट भी समझा देता हूँ, बॉन्ड का कंसेप्ट भी समझा देता हूँ। जस्ट मिनट, ये फिर से ग्लिच कर रहा है। तो बॉन्ड का कंसेप्ट भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, बॉन्ड का कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। व्हाट इज अ बॉन्ड, तो देखिए बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड का मतलब होता है बंधना, कोई चीज आपस में बंध जाए। तो ये बंधने के बेसिस पे हम बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड के बेसिस पे देखते हैं, या फिर मैं बॉन्ड को एक और तरीके से बोलूं सिंपल वे में, तो बॉन्ड को हम जनरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किस तरीके से कोई दो चीज आपस में जुड़ेंगी, बंध जाएंगी, वो फोर्स, जिस फोर्स से वो आपस में जुड़ेंगी उसी को हम जनरली बॉन्ड कहेंगे। उसके बेसिस पे बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड के बेसिस में तोड़ा जाता है। दूसरा आपने पढ़ा होगा कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट तो मैंने आपको ऊपर समझा दिया। कोवलेंट बॉन्ड ऐसी एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, हालांकि इस चैप्टर में बॉन्ड नहीं पढ़ना है, बट हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा लग रहा है ये जरूर समझना है। तो आयनिक बॉन्ड में हमने देखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों, क्योंकि एक पे था प्लस चार्ज, एक पे था माइनस चार्ज। जनरली कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो आपने पढ़ा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो, कैसे, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों शेयरिंग करेंगे, तो दोनों शेयरिंग करेंगे तो आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। ऐसे एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ऐसे एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो बॉन्ड कैसा बना, कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड कहाँ बनेगा, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे आप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक ऐसा स्पीसीज होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे NH3 में नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरोन को प्रोवाइड कराएगा, BF3 में बोरोन को प्रोवाइड कराएगा, तो जैसे ही BF3 में बोरोन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराएगा तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और लेटर चैप्टर में हम उनको देखेंगे, या लेटर क्लासेस में उनको देखेंगे किस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनते हैं। बट इस चैप्टर में हमें बॉन्ड नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें सॉलिड पढ़ना है, सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। बट सॉलिड के बारे में पढ़ना है तो हमें कुछ आयन स्पीसीज के बारे में पढ़ना था, तो उन आयन स्पीसीज को पढ़ाने के लिए ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करे। ठीक, तो आते हैं जरा, ये जो PDF है ये भी मैं आपको अवेलेबल कराता रहूंगा, ये मैं आपको PDF जो है भेजता रहूंगा। ठीक,
तो लास्ट जो है क्लासेस, थोड़ा मेरा लैपटॉप भी खराब हो गया था, इस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। तो अब क्लासेस जो है वो रेगुलर चलेंगी, और जो क्लासेस हैं वो आपकी टीटीएस में चलेंगी। हालांकि इस ऐप पे क्लासेस हैं वो आपको जो है शेड्यूल कर दी जाती हैं, ठीक। तो बाकी टीटीएस में क्लास होंगी शाम 4 बजे से, 4 से 5 बजे तक, ठीक। तो 3 क्लास होंगी वीक में, कोशिश करेंगे 4 की भी, जैसे जैसे टाइम अगर हमें लगेगा सिलेबस टाइम पे नहीं हो पा रहा है तो 4 क्लास की भी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बाकी देखो, आपको क्वेश्चन आंसर हर क्लास के बाद दिए जाते हैं, तो उन क्वेश्चन आंसर को भी ट्राई करिए। जैसे लास्ट ये जो क्वेश्चंस हैं आपको 4 और 2 पहले क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर अब तक आपने मुझे लिख के नहीं दिखाए, जबकि मैंने कहा था भाई जो ये क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना उससे ही आप एनसीईआरटी को पढ़िए, तो उन आंसर को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट आप क्या कर रहे हैं, उसको गूगल से सर्च करके, गूगल के जो बिल्कुल व्हाट इज ये करके डाल रहे हैं और उसको पूरा जैसे गूगल से कट कॉपी पेस्ट करके मेरे सामने पेस्ट कर दे रहे हैं। ऐसा ना करिए, एक बार बुक पढ़िए, इन पीडीएफ को पढ़िए, क्लास दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिए कि किस तरीके से बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी के आंसर आपको जो पढ़ा दिया गया उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, उनसे ही आप ये सारे आंसर लिख सकते हो। बट फिर भी गूगल करने की आवश्यकता पड़ रही है, दैट मीन्स आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं इन पे आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। ये मोर देन सफिशियंट है, आप इनको अच्छे से पढ़िए। ऑब्वियस है, अभी तो हम इनको पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम देखेंगे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर में सीबीएसई में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ये दूसरे टाइप से दिया है। कैसे दिया है तो मैंने आपको बताया, नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, इनमें फोर्स कैसा लग रहा है या इनमें बॉन्ड कैसे प्रेजेंट है, तो उनके बेसिस पे, जैसे वैन डर वाल फोर्स, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, इनके बेसिस पे इन सॉलिड को बांटा जा रहा है 4 कैटेगरी में। कौन सा? आयनिक सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड, नेटवर्क या फिर जिन्हें हम कोवेलेंट सॉलिड भी कहते हैं, और लास्ट मेटालिक सॉलिड। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्लासिफिकेशन आपकी बुक में 2 तरीके से दिया है, एक दिया था अरेंजमेंट के बेसिस पे और दूसरा दिया है कैसे उसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है, आयन प्रेजेंट है, उनके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, ठीक। ये जो मैंने ये पोर्शन लिया है ये जनरली प्रदीप बुक आती है उसमें से पोर्शन लिया है। जैसे कि इसमें लिखा है टाइप ऑफ सॉलिड, मैंने आपको समझाया आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एनायन आयंस होते हैं, पॉजिटिव वाले को कैटायन कहा जाता है, नेगेटिव वाले को एनायन कहा जाता है। तो ऑलरेडी मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूँ, ठीक। फिर देखो इनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कोलंबिक फोर्स भी कहते हैं, ये फिजिक्स में भी पढ़ोगे इस बार। इट इज कॉल्ड कोलंबिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एग्जांपल NaCl वगैरह ये सब मैंने आपके सामने एग्जांपल लिए थे। अब आयनिक सॉलिड होते कैसे हैं, दीज आर हार्ड एंड ब्रिटल। कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, और ब्रिटल का मतलब जैसे इन पे हथौड़ा वगैरह मारा जाए तो ये चूर चूर में चूरे चूरे इसके हो जाते हैं। इसके अलावा ऑब्वियस बात है ये सभी इंसुलेटर होते हैं। व्हाट आर कंडक्टर और इंसुलेटर? तो एक चीज होती है कंडक्टर, कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं, दैट मींस उनको आराम से पास करा देते हैं। तो जनरली आपने पढ़ा है सभी मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है ना, सॉरी मरकरी नॉट मरकरी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है बट हीट का बैड कंडक्टर होता है, ठीक है ना, हीट का बैड कंडक्टर होता है। तो जनरली हमने पढ़ा मेटल्स जनरली कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। बट क्या है कि मेटल जब भी सॉलिड फॉर्म में होंगे, देखो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट हो सकती है, जनरली आयनिक सॉलिड की मैं बात करूं तो यहाँ मेटल की नहीं, जनरली मेटल तो सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है, बट जो आयनिक सॉलिड होते हैं ये जो आयनिक सॉलिड होते हैं ये कभी भी सॉलिड फॉर्म में जब ये ठोस होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करा पाते हैं। दैट मींस इनके पास होने के लिए एक लिक्विड मीडियम का होना बहुत जरूरी है, एक लिक्विड मीडियम का होना बहुत जरूरी है। दैट मींस जब इन सॉलिड को पानी में घोल दिया जाए तो ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा पाते हैं। सिंपल सा एग्जांपल समझिए, आपके पास पानी है उसमें नमक घोलिए, पानी में जैसे नमक घोलेंगे बहुत अच्छे से करंट वहां पास हो रहा होगा, उंगली मत डालना, ठीक है ना, ये तो करंट लग जाएगा, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होगी, और दैट मींस हमें समझ में आ जाएगा कि भैया इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट मींस ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, या तो मोल्टन स्टेट में हो मतलब गल रहे हो, गलने वाली स्टेट में हो, या फिर एक्वस सॉल्यूशन हो इनका, जैसे नमक पानी में डाल दिया और नमक पानी के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। एनसीईआरटी क्लास 10 में सारी बातें दी गई हैं, तो ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। तो उस ब्राइन सॉल्यूशन में दैट मींस जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो ऑब्वियस बात है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होगी। और ये कंपाउंड्स का जो आयनिक सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? तो भैया सॉलिड को कन्वर्ट करे हो लिक्विड में एक सर्टेन टेम्परेचर या फिक्स टेम्परेचर पे, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब होता है गलना, दैट मींस सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना एक सर्टेन टेम्परेचर पे, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत 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 हाई होता है। फिर इसके अलावा ये सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। अच्छा ये कहानी जरा समझना, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक,
लाइक डिसॉल्व लाइक, दैट मीन्स समान में समान चीज डिसॉल्व हो जाती है। दैट मीन्स जितनी भी पोलर चीजें होंगी, जितनी भी पोलर चीजें होंगी, वो पोलर स्पीसीज में आराम से घुल जाएंगी, वो पोलर स्पीसीज में आराम से घुल जाएंगी। और जितनी, भाई ये पता नहीं इसमें कुछ ऐप में ग्लिच हो रहा है, दूसरे ऐप काम कर रहे हैं, ये वर्क नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में से चेंज करूंगा। फिलहाल आज के लिए मैं इसको यहाँ पे बताया। ठीक, तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि जो पोलर होंगी वो पोलर में डिसॉल्व होंगी, और जो नॉन पोलर होंगी वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगी। नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। भाई नमक और पानी घुल जाते हैं, नमक और पानी घुल जाते हैं, वाई? बिकॉज नमक कैसा है, पोलर, मैंने भी बताया ये आयनिक स्पीसीज है, पोलर है, पोलर है। ऐसी वाटर, घर के लिए एग्जांपल दिया, निकाल के देखना, वो भी कैसा है, पोलर है। तो पानी में नमक घुल जाता है, वाई? बिकॉज पोलर है। अब मैं कहूं पानी में ऑयल घोल के देखिए, ऑयल क्या वाटर में घुल जाएगा? नहीं, वो इमल्सन बनाएगा। पिछले साल आपने पढ़ा होगा इमल्सन वगैरह, ठीक है ना, इमल्सन बनाएगा। तो ऑयल को जब पानी में डाला जाता है, इमल्सन बनाता है, ऑयल पानी में नहीं घुल पाता है, वाई? बिकॉज ऑयल कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। वाटर कैसा होता है, पोलर। वाटर कैसा होता है, पोलर होता है। तो नॉन पोलर कभी भी पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा, हमेशा लाइक डिसॉल्व लाइक होगा। पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो भैया यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट दिया है कि सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्यों? क्योंकि आयनिक सॉलिड कैसे होते हैं, आयनिक सॉलिड पोलर होते हैं। तो कैसे में डिसॉल्व होंगे, जो ऑलरेडी पोलर होंगे। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट ध्यान में रखना है। तो आइए पढ़ते हैं आयनिक सॉलिड के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से। तो आयनिक सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे इनके, आयनिक सॉलिड होंगे। ये फॉर्म हो रहे होंगे थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में। याद करो NaCl का वो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जो क्लास के शुरू में ही बताया था, जिसमें कैटायन और एनायन, जिसमें हम देख रहे थे एक तरफ Na था फिर एक तरफ Cl था, वो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट याद करिए। ठीक, वो किससे जुड़े होंगे, कोलम्बिक फोर्स, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। दैट मींस शॉर्ट में यहाँ पे दे रखा है, शॉर्ट में सारा यहाँ पे दे रखा है, और अच्छे से एलेबरेट करके यहाँ पे दे रखा है। तो टर्म्स को अच्छे से पढ़िए और अप्लाई करते हुए चलिए, चीजें बहुत ही आसान होती हुए चलेंगी। फिर क्या लिखा है, दीज सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, अभी बताया हार्ड होते हैं ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होगा। फिर इसके अलावा जो आयंस होंगे वो फ्री नहीं होंगे मूव होने के लिए, क्यों? क्योंकि भाई सॉलिड है। सॉलिड में लास्ट में समझाया था कि सॉलिड में जो पार्टिकल होंगे वो फ्री नहीं होते मूव होने के लिए। जब वो फ्री नहीं होंगे तो ऑब्वियस बात है ये इंसुलेटर होंगे सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में जब आयंस ही मूव नहीं हो रहे होंगे तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे? जनरली आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि भैया ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही करंट होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो भैया हमने जनरली देखा है अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को ही करंट कहते हैं। तो जब तक आयन ही नहीं घूमेंगे सॉलिड अवस्था में, सॉलिड स्टेट में आयन मूव नहीं हो पाते हैं। जब आयन मूव ही नहीं हो पाएंगे तो कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे? जैसे ही वो लिक्विड स्टेट या मोल्टन स्टेट में आएगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। व्हाई? बिकॉज जो आयन है वो फ्री टू मूव होंगे। जितने ज्यादा आयंस, इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होंगे उतना ही बेहतर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, जितने ज्यादा फ्रीली आयंस, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, फ्रीली मूव हो रहे होंगे, वो उतना ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। तो सॉलिड अवस्था में जहां पे पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, क्लोज पैक होने की वजह से वहां पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम है, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में कम है। जैसे ही मोल्टन स्टेट और लिक्विड स्टेट में आएगा इलेक्ट्रिसिटी को आराम से कंडक्ट करेगा। तो देखो एक NaCl का स्ट्रक्चर फिर से यहाँ पे बना के दिखा रखा है और बता रखा है कि कैसे NaCl के सॉल्यूशन को, कैसे NaCl को, NaCl का सॉल्यूशन बनाया जिसे हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। NaCl को कैसे पानी में घोला है, जल में घोला है, और पानी में घोलने के बाद किस तरीके से बैटरी लगाई और किस तरीके से करंट आराम से पास हो पा रहा है। दैट मींस आयनिक सॉलिड जो है, आयनिक सॉलिड जो है सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं, सॉलिड फॉर्म में तो वो इंसुलेटर होते हैं। बट जैसे ही वो आयंस में तोड़े जाते हैं या वो अपनी मोल्टन स्टेट, गलने वाली स्टेट में आते हैं, या फिर उनके सॉल्यूशंस बना दिए जाते हैं तो वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वाई? बिकॉज वो जो इलेक्ट्रॉन है, आयन है, वो फ्री हो जाते हैं मूव होने के लिए। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन और आयन फ्री होंगे मूव होने के लिए उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट होगी। सिंपल सी कहानी। ठीक, तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि व्हाट आर आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड क्या होते हैं। इसके बाद सेकंड पे आते हैं जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को नॉन पोलर, जो कि आपको मैंने बताया, पोलर, और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसको तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पर हाँ, नॉन पोलर और पोलर को पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पोलर। तो पोलर कौन से होते हैं? जिनमें पोलर मॉलिक्यूल होंगे, दैट मींस जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होगा।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर की वजह से उनमें जो चार्ज है वो सेपरेट हो पाएंगे और उस तरह के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जरा याद करिए, एक तरफ है प्लस चार्ज, एक तरफ है माइनस चार्ज। प्लस और माइनस को हम क्या बोलते हैं? पोल। पोल जैसे नॉर्थ और साउथ पोल, ऐसे प्लस और माइनस भी क्या होते हैं? पोल होते हैं। तो एक डाइपोल, एक पोल दूसरे पोल को अट्रैक्ट करता है, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जरा समझिए एक कहानी को। ये है एस सी एल। मान लीजिए ये दूसरा एस होगा, तो भैया आपको पता है ये एच पे है प्लस चार्ज, ठीक, ये Cl पे है माइनस चार्ज। सिमिलरली यहाँ एच पे है प्लस चार्ज और यहाँ पे Cl पे है माइनस चार्ज। Cl पे है माइनस चार्ज। अब देखिए जरा, यहाँ पे भी ये पोलर है, इस पे भी एक पोल है और इस पे भी एक पोल है। अगर ये सॉलिड बना रहे होंगे तो आपको पता है सॉलिड में तो पार्टिकल पास पास होते हैं। दैट मीन जब ये पार्टिकल पास पास आएंगे तो एक पोल दूसरे पोल को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो कैसे लगेगा? डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो पोल है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। दूसरे डाइपोल से, भाई ये भी पोल है तो ऑब्वियस बात है ये दूसरे डाइपोल से, डाई का मतलब दो, पोल का मतलब ऑब्वियस बात है अपोजिट चार्ज या अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे एच पे प्लस चार्ज है, सीएल पे माइनस चार्ज है, अपोजिट पोल है, एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन लगेगा वो कैसा लगेगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो क्या लिखा है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जांपल एचसीएल में दिया है, SO2 मैंने दिया है। कैसे होते हैं? बहुत सॉफ्ट होते हैं। फिर इसके बाद इंसुलेटर होते हैं, क्यों? क्योंकि फ्री आयंस नहीं होते हैं इनके पास और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ठीक, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इज नॉन पोलर। नॉन पोलर में क्या होंगे? जनरली नोबल गैसेस। देखिए नोबल गैस क्या होती हैं, तो आपने पढ़ा है, पढ़ेंगे बल्कि इस साल, ग्रुप नंबर 18 पीरियोडिक टेबल का, ग्रुप नंबर 18 जिसमें रखे जाती हैं एरोजन्स। एरोजन्स जिसमें रखे जाते हैं एरोजन्स। तो एरोजन्स क्या होते हैं? नोबल गैसेस। आपकी नोबल गैसेस ये कौन सी होती हैं? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, जीनोन, एक्सी और आरएन, रेडॉन। ठीक है ना? ये आपकी नोबल गैसेस। तो एक्चुअली होता क्या है, जो ग्रुप 18 है जिसमें एरोजन्स होती हैं, जिसमें एरोजन्स होती हैं, यदि इन एरोजन्स को देखा जाए तो ये एरोजन्स क्या होती हैं? ना ही इलेक्ट्रॉन देती हैं ना ही इलेक्ट्रॉन लेती हैं। व्हाई? बिकॉज इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। तो ना ही इलेक्ट्रॉन देने का काम करती, ना ही इलेक्ट्रॉन लेने का काम करती। इसीलिए इन एरोजन्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख के दिखाई दी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो। क्योंकि ना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इनके ऊपर कोई भी पोल नहीं बना सकते हैं। जब इन पे पोल नहीं बनेगा तो कैसी होंगी? नॉन पोलर। जिन पे पोल नहीं बनेगा वो कैसे होंगे? नॉन पोलर। तो इसलिए एटम ऑफ नोबल गैसेस, उसमें कौन कौन? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये सभी। और जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, जैसे Ar आर्गन हो गई, H2 हीलियम हो गई, I2 CO2 CH4, ये सभी क्या है? ये सभी आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। ये नॉन पोलर है, जरा कॉमन सेंस लगाइए, नॉन पोलर है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट बताया था, लाइक डिसॉल्व बाय। तो ये नॉन पोलर है, तो ये कैसे किसी में डिसॉल्व होंगी? नॉन पोलर में ही। तो ध्यान देना। और जब इनमें आयंस नहीं है तो ये इंसुलेटर होंगे और ऑब्वियस बात है मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा, इसलिए इनकी डेंसिटी वगैरह ये सब क्या होती है? बहुत कम। ठीक, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डेड, कोवलेंट और मेटालिक सॉल्ट ये एक ही बार में करा दूंगा। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर टाइप में आ रहा है कि किस तरह के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट हाइड्रोजन बॉन्ड को समझाने में मुझे लगेगा। ठीक, इसलिए मैं आपको एक मेटालिक सॉलिड यहाँ पे समझा देता हूँ। तो मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं? मेटालिक सॉलिड वे होते हैं जो मेटल, जनरली मेटल को ही मेटालिक सॉलिड से आप समझ सकते हैं कि जनरली जो मेटल है वे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। दीज आर कॉल्ड द मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं? जिनमें पॉजिटिव आयन एक सी ऑफ मोबाइल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स क्या है कि मेटल जो है ना, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने देखा मेटल के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको इजिली डोनेट कर देते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन मेटल इजिली फ्लो करा सकता है, तो आप खुद ही सोचिए कि जब मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि जहां पे भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वहां पे ऑब्वियस बात है करंट फ्लो हो रहा हो, करंट जो है फ्लो हो रहा होगा। और करंट को आप जानते हैं जनरली आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे करंट फ्लो होगा। तो मेटल के अंदर क्या होगा? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दैट मींस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। बॉन्ड कैसा प्रेजेंट होगा? तो मेटल के अंदर
मेटालिक बॉन्ड होता है। फिर इसके बाद जितने भी मेटल हैं, एलॉयज हैं। एलॉय क्या होते हैं? मेटल का कॉम्बिनेशन, आपस में डिफरेंट डिफरेंट मेटल को मिला दिया जाता है तो वो एलॉय बनाते हैं। तो जनरली ऑल मेटल एलॉय सब में क्या होंगे? सबके किसके टाइप होंगे? मेटालिक सॉलिड के टाइप होंगे। मेटल के अंदर क्या होगा? CO इलेक्ट्रॉन होगा। उनके बीच में बॉन्ड कैसा होगा? मेटालिक बॉन्ड होगा। जनरली मेटल कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। फिर इसके अलावा ऑब्वियस बात है, मेटल जो होता है वो आप सभी को पता है भैया, सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और सॉलिड में तो करता है, साथ में मॉडर्न स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, मेटल का जनरली मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। फिर उसके बाद मेटल आप जानते हैं मिलेबल होता है। मिलेबल का मतलब होता है थिन शीट्स में बना देना। डक्टाइल का मतलब उसको वायर्स में बना देना। फिर उसके बाद पोजेस लश्यर, लश्यर का मतलब क्या होता है? उनके अंदर शाइनिंग होती है। दैट मींस मेटल की ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको समझाई गई है। तो मेटल कैसे होते हैं? मिलेबल, थिन शीट्स में उनको बदल दिया जा सकता है। डक्टाइल, उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। लश्यर, दैट मींस विद शाइनिंग इन नेचर। ठीक, आज की क्लास में यहाँ पर रख के मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ठीक, बाकी इन टॉपिक्स को यहाँ पे आगे अच्छे से बताया गया है। नॉन पोलर क्या होते हैं, पोलर क्या होते हैं, ठीक, मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं, तो ये सारा ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा। बाकी अगली क्लास में आपको समझाऊंगा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो कंसेप्ट भैया वही है। देखो डायरेक्ट जो है, ऑब्वियस बात है, काफी सारे जो है इंस्टीट्यूट वगैरह में डायरेक्ट ये बता दिया था कि भैया ऐसे करके बनता है। मेरा मानना ये है कि भैया थोड़ा सा बेस जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। बेस क्लियर है ना, वो चीजें कहते हैं ना दिमाग में छपी रह जाती है। जैसे कितनी सारी पुरानी स्टोरीज होती हैं, जैसे कछुए की कहानी है ना, तो वे कहानी हमारे दिमाग में क्यों छप गई है? क्योंकि ऑब्वियस बात है उनके पीछे कोई ना कोई मोटिव रहा, कोई ना कोई बेस रहा। तो बेस को ही समझना जरूरी है। बेस जितना ज्यादा अच्छा क्लियर होगा माइंड में, उतनी ही ईजी वे में हमें चीजें समझ में आने लगेंगी। तो बार बार मैं इसी पे जोड़ दूंगा, पहले मैं आपको एक बेस जरूर पढ़ाऊंगा। उस बेस के ऊपर कहते हैं ना भैया, हम बेस मजबूत हो गया तो ऊपर कितनी ऊंची भी बिल्डिंग हम रख सकते हैं। तो बेस हमें स्ट्रॉन्ग करना है, इसके ऊपर बिल्डिंगे रखते हुए हमें चलना है। ऑब्वियस बात है इन चीजों में थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि सॉलिड स्टेट अगर देखा जाए 10 पीरियड का चैप्टर था, मैंने आपको बताया था, तो 10 पीरियड में करीब में हम इसको फिनिश भी कर देंगे। आज तीसरी क्लास थी, ठीक है। तो बाकी आपके कोई डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट्स। आपके कुछ डाउट्स हैं तो अपने डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं क्लास के शुरू में, और बाद में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो उसको प्लीज आप और भी स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास। नो डाउट्स, तो मिलते हैं अगली क्लास। बाय बाय।